हेलो बच्चों। तो इक्विलिब्रियम के दूसरे लेक्चर की बारी है और उम्मीद करता हूँ पहले लेक्चर को जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंटों ने देखा है वो अब दूसरे लेक्चर को भी पूरा देखेंगे और विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे लेक्चर को, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट लेक्चर में हमने आपको जो है इक्विलिब्रियम समझाया और लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एक्टिव मास और कुछ प्रॉपर्टीज थी इक्विलिब्रियम की, वो भी हमने आपको समझाई। और अब बारी है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल equilibrium and equilibrium constant. Law of equilibrium and equilibrium constant. तो बेटा इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि बिना एग्जांपल तो कोई बात समझ में ही नहीं आती। तो हमने एक एग्जांपल लिया और सिंपल से अल्फाबेटिक हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ले लिए यहाँ पर। और अब हम देखेंगे कि कोई रिएक्शन जब हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस करती है या बैकवर्ड डायरेक्शन में करती है, तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन की हेल्प से उनके फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने जो है रिएक्शन लिख ली इसकी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ओके डियर, अब हमें अच्छे से पता है बेटा कि हम इसको इक्वल में क्या लिख सकते हैं। अब ये यहाँ से साइन हटेगा तो कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा। क्या देकर जाएगा सर? हम जानते हैं सर, ये रेट कांस्टेंट देकर जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों, आप जानते हो, मुझे पता है। तो ये हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए लिख लिया बेटा। अब हम लिखेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा सी एंड डी के, क्योंकि अब हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लिख रहे हैं। और जब भी हम रेट लॉ लिखते हैं बेटा तो हम रिएक्टेंट के बेस पर लिखते हैं। अगर मैं इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखूं तो ए और बी मेरे रिएक्टेंट हैं, और अगर मैं इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में देखूंगा तो सी एंड डी मेरे रिएक्टेंट हैं। तो अब मैं यहाँ पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिख रहा हूँ, तो सी एंड डी के रेस्पेक्ट में लिखूंगा। तो concentration of C and concentration of D is equal to K2 concentration of C and concentration of D। अब यहाँ पर एक काम करते हैं बेटा, 1 को हम F बना देते हैं, ठीक है, और 2 को हम यहाँ पर B बना देते हैं। कि सर ऐसा क्यों किया? तो F से बेटा याद रहेगा, आपको लर्न रहेगा कि F मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, B मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब जो है प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं। इन शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहें इस पूरे टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि आर एफ मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन।
तो RF इज इक्वल टू KF कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट कह लो इसको आप, और यहाँ पर लिखिए RB इज इक्वल टू KB कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। इसको इक्वेशन सेकंड कह लो। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब क्या होगा बच्चों, अब हम यहाँ पर हम जानते हैं, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है बेटा, हम अच्छे से जानते हैं कि RF इज इक्वल टू होता है RB के। भाई इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, जब हमारी कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन चल रही है तो उसमें जब एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि वहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन जब इक्वल हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तभी तो मैंने लिख दिया एट इक्विलिब्रियम RF इज इक्वल टू RB, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर तो ये दोनों इक्वल होते हैं। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि KF concentration of A and concentration of B is equal to KB concentration of C and concentration of D। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम इसको लिखेंगे बेटा कि KF अपॉन KB इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि यहाँ पर हमारा जो रेशियो होता है आपका KF एंड KB, ये आपका हम लिखेंगे यहाँ पर क्या KC, क्योंकि इन दोनों के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो हम KC लिख देंगे यहाँ पर। तो KC इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। तो यहां पर क्या किया बेटा आपने, यहां पर आपने फाइंड कर लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन टर्म में रिलेशन निकाल लिया कि अगर अब हमारे पास इस इक्वेशन का यूज कहाँ कर सकते हैं हम, कि अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन चल रही है तो उस रिएक्शन के कंसंट्रेशन को अगर हमें फाइंड है तो हम उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो KC है, KC क्या है हमारा, KC है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, देखिए बच्चों, करते चलेंगे हम ऐसे ही। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि लास्ट टाइम सर आपने जो फर्स्ट लेक्चर दिया था वो आपने सर फेस वीडियो के साथ दिया था और अब आप पेपर वीडियो के साथ दे रहे हैं। तो इसका रीज़न है बेटा, फेस वीडियो में क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चे हमारे ऐसे भी होते हैं जो लिखने में थोड़ा सा आलस करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी अब हमने उठा ली है। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये नोट्स आपके बनते जाएंगे,
साथ ही साथ में इन नोट्स की फोटोकॉपी आप निकलवा पाएंगे। कैसे कि मैं इनकी पीडीएफ तैयार करके आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और आराम से अपने नोट्स वहां से निकाल पाएंगे। ठीक है, इसलिए किया है। और सर के फेस को देखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि सर जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर देख लिया कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो जो है हम जो हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं या दोनों मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन में तो बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम दोनों में जो हमारे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म होते हैं उनकी रेस्पेक्ट में हम जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं आगे कि बेटा हमारा जो सिस्टम है, कोई रिएक्शन चल रही है मान लीजिए, तो हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम, स्पेस को हटा रहा हूँ बेटा मैं, उम्मीद करता हूँ आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या करना है हमें कि जो हमारा सिस्टम है बेटा वो सिस्टम हमारा जरूरी थोड़ा ही है कि ऐसे रिएक्टेंट हो हमारे जो जिनके कंसंट्रेशन टर्म पर ही हम काम करें। अगर हमारे गैसियस रिएक्टेंट हुए तो फिर हम क्या करेंगे, तो गैसियस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म को ना लेकर हम वहां पर उनके पार्शियल प्रेशर को यूज करते हैं। अब पार्शियल प्रेशर के लिए क्या करेंगे सर, कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी मैं आपको बता देता हूँ। पार्शियल प्रेशर में हमें क्या करना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Kp से। अभी हमने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया था Kc से, C फॉर कंसंट्रेशन। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं Kp से, P फॉर प्रेशर। तो अब हम प्रेशर की रेस्पेक्ट में करेंगे, प्रेशर के टर्म में करेंगे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं आगे। अच्छा एक चीज और, अभी थोड़ा सा पीछे वाले में, अगर मान लीजिए यहीं पर जो हमने ये केमिकल इक्वेशन ली थी, हमने A+B रिवर्सिबल का साइन लगाया हमने C+D। अगर इस इक्वेशन के साथ मान लीजिए इस इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी अवेलेबल हो, तो फिर हमें क्या करना है, तो हम लिखेंगे व्हेन, मान लीजिए हमारे पास है A+B रिवर्सिबल की साइन लगाओ, C+D। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मान लीजिए हमने A मान लिया, इसका स्मॉल b, इसका स्मॉल c और इसका स्मॉल d। तो फिर हम कैसे लिखेंगे, तो कुछ बात नहीं है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। पहले c और d की कंसंट्रेशन लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ c एंड कंसंट्रेशन ऑफ d। अब इसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको बना दो इसकी पावर, इसकी d है तो उसको इसकी पावर बना दो। यहाँ लिख दीजिए कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। ये जो ब्रैकेट बनाते हैं हम, ये कंसंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, तो बाकी वही है। अगर नॉर्मल रिएक्शन है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट फ्री है, तो हम ऐसे लिख देंगे। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो उसको उसकी पावर बना देंगे, इजी है। चलिए वापस आते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर Kp। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं।
तो अब यहाँ पर कैसे करना होगा सर, हमें कोई टेंशन नहीं है। देखिए a प्लस बी रिवर्सिबल का साइन लगाइए, c प्लस d। अब इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट a यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, कि पहले हम फ्री वाला लिखें फिर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ लिखें। अब तो आप जान ही चुके हैं, तो अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं a और b, c एंड d। तो देखिए अब ये भी, अब अगर हमारा गैसियस सब्सटेंस है, ये भी हमारा गैसियस सब्सटेंस है, ये भी हमारा गैसियस सब्सटेंस है, ये भी हमारा गैसियस सब्सटेंस है, तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों Kp, P फॉर प्रेशर। ये भी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर की टर्म में लिखा जाएगा तो हम P लगा देते हैं उसके बेस में। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रेशर, वहाँ हम बड़ा ब्रैकेट बनाते थे, बिग ब्रैकेट का यूज करते थे, जो कि कंसंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट करता था। और अब हम यहाँ पर यूज करेंगे एक कैपिटल P। कैपिटल P के बेस में आप क्या करेंगे, इस C को लगा देंगे जिसके प्रेशर की बात हो रही है। प्रेशर ना बोले, प्रेशर से भी अच्छा हम बोलेंगे यहाँ पर पार्शियल प्रेशर। कैसे होगा ये, अभी थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। यहाँ पर लिखेंगे प्रेशर ऑफ D अपॉन प्रेशर ऑफ A एंड प्रेशर ऑफ B। अब इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट C है तो बना दो पावर, इसका D है तो बना दो इसकी पावर, इसका A है तो इसकी पावर बना दो, और इसका B है तो B पावर बना दो इसकी। ओके बच्चों, अच्छा अब देखो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर यूज क्यों किया हमने। देखो बेटा, मान लीजिए अब हमें अच्छे से पता है कि ये हमारा गैसियस सिस्टम है। अब गैसियस सिस्टम, जाहिर सी बात है बेटा, किसी एक क्लोज वेसल में या कोई कॉमर्शियल बेस पर काम चल रहा है तो बड़े बड़े चैम्बर होते हैं, उसके अंदर रिएक्ट करेंगे। तो मान लीजिए जो A है हमारा, B, C एंड D, तो ढेर सारे मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन, ढेर सारे A, B एंड C एंड D इसके अंदर होंगे गैसियस मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो है ये जो क्लोज वेसल है हमारा, इस क्लोज वेसल में थोड़ा सा प्रेशर A का होगा, थोड़ा सा B का होगा, थोड़ा सा C का होगा, थोड़ा सा D का होगा। तो अगर हम प्रेशर के टर्म में रिएक्शन की रेट को फाइंड करते हैं तो होता क्या है बेटा कि जो रिएक्शन है आपकी, उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट है हमारे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में A और B और बैकवर्ड डायरेक्शन में C और D, ये भी रिएक्टेंट हो जाते हैं हमारे। तो ये इन सबका अपना अपना एक प्रेशर होगा, इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ये सब अपना अपना प्रेशर दिखा रहे होंगे, लगा रहे होंगे। तो अब यहाँ पर टोटल प्रेशर तो A प्लस B प्लस C प्लस D इन सबका होगा। और अगर पर्टिकुलर किसी एक रिएक्टेंट सब्सटेंस की बात की जाए तो वो उसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। और देखो बेटा, जब कोई भी गैसियस सिस्टम होता है उसके रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करते हैं हम, तो उसकी कंसंट्रेशन टर्म से ज़्यादा सही रिजल्ट जो है वो हमें उसके पार्शियल प्रेशर की हेल्प से मिल पाता है। तो जितने भी जो लॉ बने हुए हैं इससे रिलेटेड, वो सब जो है पार्शियल प्रेशर को रिकमेंड करते हैं। तो गैसियस सिस्टम के लिए जो है हम पार्शियल प्रेशर को यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म को यूज ना करके पार्शियल प्रेशर को यूज किया गया है, बस और कुछ नहीं है। अब हमें आगे क्या करना है, आप जो है यहाँ पर दो चीजें समझ चुके हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर, दोनों टाइप से आपने समझ लिया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा कंसंट्रेशन क्वोशिएंट की, ठीक है।
कंसंट्रेशन क्वोशेंट। तो बात करते हैं इसकी। मेरे दिल के चैन चैन आए दिल को दुआ कीजिए मेरे। चलो शुरू करते हैं। तो अपने पास है एक केमिकल इक्वेशन ए, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भी मैं लिखते हुए चल रहा हूं साथ में। देखो बेटा, ये आपकी एक कोई केमिकल इक्वेशन है और मान लीजिए कि ये केमिकल इक्वेशन अपने एक किसी रेट से चल रही है। अब हमें ये पता करना है बेटा कि ये केमिकल इक्वेशन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, या फिर ये अपने इक्विलिब्रियम को गेन कर चुकी है। क्या बोला मैंने? ये केमिकल इक्वेशन कोई भी है और हमें पता करना है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है या फिर अपने इक्विलिब्रियम को गेन कर चुकी है। अगर इक्विलिब्रियम को गेन कर चुकी होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों का रेट जो है वो इक्वल होगा वहां पर। तो सर ऐसा कैसे? तो देखिए, अगर आप इक्विलिब्रियम पर फाइंड करेंगे, चलिए पहले सॉल्व करते हैं तब बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन क्वोशेंट को यहाँ पर मैं आपके रिप्रेजेंट करूंगा Q से। Q इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। ओके डियर, अब देखिए कि अगर मान लीजिए आपने जो कंसंट्रेशन क्वोशेंट की हेल्प से आपने जो है Q की वैल्यू निकाल ली, तो यहां पर हम लिखेंगे कि when the reaction is in equilibrium, तो अगर इक्विलिब्रियम में होगी ये रिएक्शन तो कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, अब इनकी पावर लगा दो C D A एंड B। तो अगर Q की वैल्यू Kc के इक्वल आ गई तो क्या होगा? व्हेन द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो हम जो कंसंट्रेशन क्वोशेंट होता है उसकी वैल्यू Kc के इक्वल होती है। ठीक है, ऐसा हम कब कर रहे हैं? हमें नहीं पता कि रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो आ चुका है या नहीं आया है, हमें नहीं पता कुछ भी। हम तो बस क्या कर रहे हैं कि भाई जो रिएक्शन चल रही है उसमें जो A, B, C एंड D इनकी जो कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है उस चेंज की हेल्प से हमने क्या किया, हमने जो है किसी भी टाइम पर, एट एनी टाइम, कोई भी टाइम रिएक्शन चल रही है और किसी भी टाइम पर जाकर हमने जो है क्या किया, हम जो है वहां पर उसका कंसंट्रेशन क्वोशेंट निकाल रहे हैं। कंसंट्रेशन क्वोशेंट भी वैसे ही निकालते हैं हम जैसे Kc फाइंड करते हैं। अब जब हमने निकाला तो अब अगर वहां पर तीन कंडीशन हो सकती हैं। क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं बच्चों? कि अगर वहां पर मान लीजिए कि Q जो हमारा, मान लीजिए Kc हमें Kc पता है उसका पहले से, मान लीजिए फाइंड है हमको, या हमें ये पता है कि इसका जो
इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, तो उस पर इसके जो केसी की वैल्यू या कहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है वो पता है हमें। अब हमने क्या किया कि हम किसी भी टाइम पर गए और रिएक्शन चल रही है और हमने कहा चलो भाई इसका केसी फाइंड करते हैं और पता करते हैं कि इसका केसी जो, या ये कहिए कि हम किसी भी टाइम पर गए और हमने जो उसका कंसंट्रेशन क्वोशिएंट निकालना शुरू किया और हमें कंसंट्रेशन क्वोशिएंट निकालते ही हमें ये पता चल जाएगा कि रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पर आई है या नहीं आई है, या मान लीजिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में अभी चल रही है रिएक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, वो सारी बातें सामने आ जाएंगी हमारे कंसंट्रेशन क्वोशिएंट को फाइंड करते ही। तो अब यहाँ पर क्या होगा, when Q is equal to Kc, अगर ये Kc के इक्वल आ गया, Q जो है आपका Kc के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कि द रिएक्शन has attained रिएक्शन डायरेक्ट लिख दो, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है। और अगर सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिए कि Q हमारा लेस देन है, मान लीजिए Kc से, Q हमारा लेस देन है Kc से, तो व्हेन Q लेस देन Kc तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि द रिएक्शन हैज नॉट attained equilibrium। मतलब अभी हमारी रिएक्शन जो चल रही है उसने अभी इक्विलिब्रियम को अटेंड नहीं किया, एंड इट हैज a tendency to proceed in the forward direction, to a greater extent। अगर जो है बच्चों Q आपका जो है छोटा हो Kc से, तो क्या होगा, मान लीजिए कि हमने जो कांस्टेंट क्वोशिएंट निकाला है उसकी वैल्यू Kc से छोटी आ रही है, तो हम कहेंगे भाई कि रिएक्शन जो है वो अभी आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। ठीक है। और अगर तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है हमारी बच्चों, व्हेन, समझ गए होंगे आप, व्हेन Q ग्रेटर देन Kc, तो क्या होगा, द रिएक्शन हैज अटेन्ड equilibrium and it has tendency to proceed, बाद में मैं लिख दूंगा यहाँ पर, in the backward direction, to a greater extent।
ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमने 3 कंडीशन देख ली कि अगर जो है हमारा Q Kc के इक्वल है तो हम कहेंगे रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में है, और अगर Q जो है वो हमारा Kc से छोटा है तो हम कहेंगे कि हमारी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को अटेन कर रही है, और अगर हमारी जो है Q ग्रेटर देन है Kc से तो बैकवर्ड डायरेक्शन को अटेन कर रही है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, क्योंकि अब मैं इस वीडियो को फिनिश करूंगा। अब हम यहाँ पर करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जहां भी हम Kc के लिए काम कर रहे हैं तो बस समझ लीजिए सेम टू सेम वो काम Kp के लिए भी वैसे के वैसे ही होगा। ठीक है, तो Kp के लिए बार बार मतलब जो है उसको Kc का करो फिर Kp के लिए करो, वो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें देखना है बेटा कि Kc और Kp इन दोनों में रिलेशन कैसे निकालें। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है हमारी और उसका Kc अगर हमें पता है तो फिर Kp कैसे फाइंड करेंगे, Kp अगर पता है तो Kc कैसे फाइंड करेंगे। दोनों में से मतलब कोई भी एक पता हो हमें तो हमें दूसरा कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला जो है हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे कि कैसे आया वो फॉर्मूला, कैसे बना वो फॉर्मूला रिलेशनशिप उनकी। तो हम लेते हैं यहाँ पर a प्लस b रिवर्सिबल की साइन लगाएंगे, c प्लस d, इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख देंगे a b c एंड d। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए, इसके लिए Kc लिखिए। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, c की पावर c कर दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ d की पावर d कर दीजिए, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर a कर दीजिए, एंड कंसंट्रेशन b की पावर b कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी आपकी। सेम फॉर Kp के लिए, क्योंकि ये हमारा गैसियस सिस्टम है, मैं बता दूं आपको पहले ही, और गैसियस सिस्टम के लिए हम जो है कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों टर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B, और इनकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इनकी पावर बना दो C D A B। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो है सिंस फॉर एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए बच्चों आप जानते हैं क्या इक्वेशन होती है हमारी, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू N अपॉन VRT। ठीक है, और बच्चों आप अच्छे से जानते हैं कि N यहाँ पर क्या होता है, N होता है बच्चों हमारा नंबर ऑफ मोल्स, और V क्या है हमारा, V है हमारा यहाँ पर वॉल्यूम। और नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम अगर हमारे पास होगा बच्चों तो हम उसको मोलर कंसंट्रेशन में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है मैं बता दूं आपको कि मोल अपॉन वॉल्यूम जो है वो आपका मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम जो है इसको लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू N अपॉन V को मैं यहाँ पर C लिख सकता हूँ, CRT। ठीक है बच्चों, CRT। अब देखिए CRT हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम थोड़ा सा हमारा काम बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि PA, यहाँ पर रिलेट करूंगा मैं, ये PA PB इन सब की वैल्यू निकालूंगा। PA अगर यहाँ पर A लगा दिया मैंने तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A, यहाँ के लिए A लगाया तो C पर भी क्या लग जाएगा, A हो जाएगा यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ A, R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर जो है वो भी आपका सिस्टम में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर PB
तो ये हो जाएगा हमारा CB RT, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं PC, तो यहाँ C लिखिए, यहाँ C लिखिए, और ये हो जाएगा RT। फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं PD, यहाँ लिख देंगे हम CD RT, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो CA लिखा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये A के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ A, R को R लिखो, T को T लिखो। यहाँ पर हम इसकी जगह लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ B RT, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C RT, इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ D RT, ठीक है बच्चों। N/B क्या था, हमारा कंसंट्रेशन था, और कंसंट्रेशन को हम चाहे ऐसे दिखाएं और चाहे A के रेस्पेक्ट में हम ऐसे दिखा दें, वो एक ही बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन सारी वैल्यूज को उठाकर इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर के बाय इक्वेशन सेकंड, बाय इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारी, KP इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं दोबारा से इक्वेशन यहाँ पर, ये थी हमारे PC C PD D अपॉन PA A PB B। तो देखो KP इज इक्वल टू PC की जगह मैं ये लिख दूंगा, PC की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ PC की जगह मैं लिख दूंगा इसको। तो देखो C की पावर, अगर मैं ये C तो ओवरऑल पूरे इसके ऊपर बनेगी पावर, तो मैं इसके लिए ऊपर इधर पावर लिख दिया, और RT को मैंने सेपरेट करके अलग पावर डाल दिया मैंने इसके ऊपर C। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं बच्चों। अब जो है यहाँ पर, अब देखते हैं आगे D के लिए करते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा D के लिए। तो D के लिए मैं इस पावर को D पर लगा दूंगा, और RT के लिए अलग सेपरेट कर दिया मैंने D को, ठीक है, अपॉन यहाँ हो जाएगा PA के लिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A हो जाएगी, और RT की पावर भी A कर, एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B हो जाएगी, और RT की पावर B कर दो, ठीक है बच्चों। अब इसमें से कंसंट्रेशन टर्म को एक तरफ सेपरेट कर लो, तो आपको कुछ नजर आने लगेगा, एक फॉर्मूला दिख जाएगा आपको, पीछे से कॉपी कर देंगे उसको, C, और ये यहाँ पे लिख दो कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A और B की पावर B, और इन सबको उठा के एक तरफ कर दो। RT की पावर इधर क्या है हमारे पास C, और इधर है RT की पावर D, तो RT की पावर C, RT की पावर बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, C प्लस D हो जाएगा। नीचे भी ऐसे हो जाएगा, RT की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, A प्लस B, ठीक है। अब देखिए KP इज इक्वल टू, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, C की पावर C, अरे ये तो मैच हो गया इससे, तो इसकी जगह मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर KC, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये क्या है, C प्लस डी क्या है, तो जरा आप इधर आइए इक्वेशन में अपने, C प्लस डी क्या है, ये तो सर स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट हैं C एंड D के। तो अगर मैं इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखूं, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इनके लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं देखूं, तो मैं कहूँगा ये तो भाई जो प्रोडक्ट है हमारे, उनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनका जो है टोटल है, और A और B क्या है, यहाँ पर जो स्मॉल a है स्मॉल b है, तो जो रिएक्टेंट है उनका स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का टोटल हो जाएगा A प्लस B। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूं, इनको मैं यहाँ पर लिख दूंगा इनको RT की पावर, मैं इसको लिख दूंगा, ये C और D तो हमारे प्रोडक्ट वाली साइड में थे, चलो मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए बात कर लूँ, तो ये P हो गया, और इसको मैं लिख दूंगा P नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट,
और इधर हो जाएगा RT की पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो बस अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर Np माइनस Nr। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, बिकॉज Np माइनस Nr को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा N लिख सकते हैं, सॉरी Np माइनस Nr को हम लिख सकते हैं डेल्टा N। ठीक है, तो फाइनली इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, Kp इज इक्वल टू Kc, तो ये हो जाएगी RT की पावर डेल्टा N। और मेरे प्यारे बच्चों ये निकल आई आपकी रिलेशनशिप किसके बीच में, Kp एंड Kc के बीच में। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं इसको फटाफट से रिवाइज कर देता हूँ। देखिए गौर से, हमने देखना था रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, तो हमने यहाँ पर लिया a प्लस बी रिवर्सिबल c प्लस डी, और जिनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, a b c d। Kc को मैंने लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D एंड कंसंट्रेशन A की पावर A एंड B की पावर B। फॉर प्रेशर के टर्म में भी लिख दिया मैंने, और फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से कंसंट्रेशन में और प्रेशर में रिलेशन निकाला। तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT होती है हमारी, P इक्वल टू मैंने V को नीचे डाल दिया N के, और N अपॉन V क्या होता है हमारा, ये हमारे मोलर जो मोलर कंसंट्रेशन होता है या कहिए मोलैरिटी जो होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो है हमने इसको C लिख लिया, C फॉर कंसंट्रेशन है यहाँ पर बच्चों, मोलर कंसंट्रेशन। मैं चाहूँ तो लिख देता हूँ C क्या है यहाँ पर, C है यहाँ पर हमारा मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो Pa इक्वल टू, अब C की जगह A के लिए काम कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू जो कंसंट्रेशन ऑफ A RT, तो मैं कंसंट्रेशन ऑफ A को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेम फॉर B, सेम फॉर C एंड सेम फॉर D। अब बाय इक्वेशन सेकंड, तो मैंने सेकंड इक्वेशन को लिया और प्रेशर वाली टर्म को हटाकर मैंने कंसंट्रेशन वाली टर्म को रख दिया। प्रेशर वाली टर्म को, यहाँ से C वाला है तो प्रेशर वाली टर्म को हटाकर मैंने कंसंट्रेशन वाली टर्म को रख दिया। पुट कर दिया मैंने कंसंट्रेशन टर्म को RT से हटाकर मैंने सेपरेट किया, तो हमारे पास ये इतना आया, और इसको हम Kc लिख सकते हैं, Kc लिख दिया मैंने। और हमने जो है यहाँ पर एडिशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट C प्लस D को मैंने Np मान लिया और A प्लस B को मैंने Nr मान लिया। ये जो है इस तरीके से, फिर मैं इसको ऊपर ले गया। अब ये Np माइनस Nr क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन एडिशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर फॉर्मूला निकल आया, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। लेकिन जब ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म होने के बाद ही हम जो है कुछ प्रॉब्लम्स को भी आपके लिए सॉल्व करेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है, जब भी हम कोई भी चैप्टर करेंगे जो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम वहाँ पर क्या किया करेंगे बच्चों, हम वहाँ पर जो उनकी NCERT की प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व किया करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बाय। और ये स्माइल वाली इमोजी देता हूँ मैं आपको, और इस स्माइल वाली इमोजी के साथ मैं आपसे बाय बाय करता हूँ। बाय।